नमस्कार दोस्तों, हमारी चल रही है दिल्ली सल्तनत की सीरीज, जहां हम पिछली वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत में अगला वंश यानी कि खिलजी वंश के बारे में भी जान लिया, जहां हमने जलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में जाना, जिनका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका ससुर और चाचा था, उसे मारकर शासन में आ गया था। तो आज की वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा और इसका शासनकाल खिलजी वंश का सबसे लंबा शासनकाल भी माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने तो इसका बचपन का जो नाम था वो था अली गुरसासप। ठीक है, बचपन का नाम था इसका अली गुरसासप। वहीं इसका राज्य अभिषेक 22 अक्टूबर 1296 में होता है, जब ये अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को मार देता है। उसके बाद इसका शासनकाल जाने तो 1296 से 1316 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल चलता है और इसे शासनकाल के दौरान सिकंदर सानी की उपाधि भी प्राप्त होती है। वहीं इसकी राजधानी स्टार्टिंग में तो दिल्ली होती है, लेकिन 1303 ईस्वी में यह अपनी राजधानी को सीरी में स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी राजधानी हो जाती है सीरी। वहीं 5 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह है अलाउद्दीन खिलजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। जहां राज्याभिषेक होता है 22 अक्टूबर 1296 में, शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी के बीच रहता है। उसके बाद इसे सिकंदर सानी की उपाधि मिलती है। 1303 में यह अपनी राजधानी को सीरी में स्थापित करता है दिल्ली से, और उसके बाद 5 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जानते हैं इसके शासनकाल की नीतियों के बारे में। दोस्तों आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की मुख्य शासन नीतियों के बारे में। तो इसकी पहली जो नीति थी वो थी स्थायी सेना की नींव। ठीक है, इसके द्वारा स्थायी सेना की नींव रखी गई, वहीं सेना का नकद वेतन भी तय किया गया। तो दोस्तों हमने जाना था कि गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश था उसके द्वारा इक्ता प्रणाली शुरू की गई थी, जिसमें जो भी व्यक्ति उसके लिए काम करता था तो उसे भूमि का टुकड़ा वेतन के रूप में दिया जाता था। परंतु यहां अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया वो किया उसने कि यहां पर उसने एक स्थायी सेना बनाई और उस स्थायी सेना के लिए उसने एक स्थायी वेतन भी बनाया, यानी कि सैलरी बनाई, जिसे वो उन्हें दिया करता था और उसके बदले वो उसके लिए काम किया करते थे। ठीक है, वहीं इसकी जो दूसरी नीति थी वो थी घोड़ा दागने और सैनिकों का चेहरा लिखवाने की प्रथा। इसके द्वारा घोड़ों पर मोहर लगाने और सैनिकों के जो गाल पर कुछ चित्र बनाने की प्रथा थी, ताकि उसे वो पहचान सके कि यह मेरा सैनिक है और यह मेरे लिए काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसने भू राजस्व कर भी बढ़ाया। वहीं भू राजस्व कर को इसने 50% कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 1 क्विंटल उत्पादन कर रहा हूं तो मुझे उसका 50% यानी कि 50 केजी इसे देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसने भू राजस्व कर बढ़ाया, जहां इसकी उपज का 50% कर यह लिया करता था। कौन लिया करता था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता है, तो उसे 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले जो शासक थे वो 25% कर लेते थे, परंतु जो अलाउद्दीन खिलजी था यह लूटे हुए धन में से 75% कर लेता था। ठीक है दोस्तों, तो जो लूट के लाता था उसके लिए मात्र 25% बचा था, लेकिन जो पहले वाले शासक थे वो 25% कर लेते थे, वहीं 75% कर उनके पास जाता था जो लूट कर ला रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह थी इसकी शासन नीति। इसने स्थायी शासन नीति बनाई, यानी कि स्थायी सेना बनाई, उनका वेतन तय किया। दूसरा था इसने घोड़े दागने और सैनिकों का चेहरा लिखवाने की नीति बनाई। इसके अलावा इसने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। ठीक है, अगर मैं 1 क्विंटल उपज कर रहा हूं तो मुझे 50% यानी कि 50 किलो इसे देना होगा। ठीक है, या 50 किलो के पैसे देने होंगे। इसके अलावा लूटे हुए धन में से यह 75% कर ले लेता था। ठीक है दोस्तों, अगर कोई लुटेरा लूट कर ला रहा है, किसी राज को हरा कर आ रहा है, आक्रमण करके उसे हरा कर आ रहा है, तो वो 25% अपने पास रखेगा और 75% सुल्तान यानी कि शासक अलाउद्दीन खिलजी को देता था। ठीक है दोस्तों, तो यह थी इसकी शासन नीति। तो चलिए जानते हैं आगे इसने और क्या किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों की बात करें तो इसके द्वारा 4 सेनापतियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पहला था जफर खां, दूसरा था नुसरतन खां, तीसरा था उलूग खां और चौथा था मलिक काफूर। ठीक है दोस्तों, वहीं मलिक काफूर के बारे में एक तथ्य आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, कितनी दिनार में खरीदा था? तो 1000 दिनार में इसने खरीदा था। वहीं जो मलिक काफूर को उपाधि दी जाती है वो 1000 दिनारी की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मलिक काफूर का रोल आगे जो उसके विद्रोह हुए थे या अभियान हुए थे उसमें बहुत बड़ा होता है, तो मलिक काफूर के बारे में याद रखना। वहीं जफर खान ने भी किए, बट इसकी जो मृत्यु हो गई थी
एक युद्ध के दौरान, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में मंगोल आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे 6 मंगोल आक्रमणों के बारे में। तो पहला मंगोल आक्रमण जो होता है वो होता है 1297 ईस्वी में कादर खां और उलूग खां के मध्य। कादर खां कौन होता है? तो यह मंगोल का सेनापति होता है। वहीं उलूग खां कौन होता है? तो यह दिल्ली सल्तनत का सेनापति होता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस कारण इसमें उलूग खां जीत जाता है। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से लड़ा था उलूग खां, वह इस आक्रमण को जीत जाता है। उसके बाद द्वितीय मंगोल आक्रमण होता है 1299 में सल्दी और जफर खां के बीच। ठीक है, सल्दी कौन था? तो यह मंगोल का नेतृत्व कर रहा था। वहीं जफर कौन था? तो यह दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व करता है और इसमें भी जफर खां जीतता है। ठीक है दोस्तों, तो आक्रमण तो सारे मंगोल करते हैं पर जीतते यहां दिल्ली सल्तनत वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं तीसरे मंगोल आक्रमण के बारे में। दोस्तों, तीसरा जो मंगोल आक्रमण होता है वो होता है 1299 में। यह भी कुतलुक ख्वाजा जो कि मंगोल का नेतृत्व कर रहा था, वहीं जफर खां के मध्य होता है और इस युद्ध में भी जफर खां जीत जाता है। परंतु इस युद्ध को जफर खां तो जीतता है, लेकिन इस युद्ध के दौरान ही जफर खां की मृत्यु हो जाती है। अगर आपके पेपरों में आता है कि किस मंगोल आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां की मृत्यु होती है, तो तृतीय मंगोल आक्रमण के दौरान होती है। तो यह किसके खिलाफ होता है? तो कुतलुक ख्वाजा के खिलाफ होता है। वहीं 1299 ईस्वी में होता है, जिसमें जफर खां जीत तो जाता है पर उसकी इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं चतुर्थ मंगोल आक्रमण। तो चौथा मंगोल आक्रमण 1313 ईस्वी में तरगी वेद जो कि मंगोल का नेतृत्व कर रहा था, वहीं दिल्ली सल्तनत के मध्य होता है। इसमें सेनापति नहीं बल्कि पूरी सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत के मध्य होता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत विजयी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्थ मंगोल आक्रमण में भी दिल्ली जीत जाती है। यह कब होता है? तो 1303 ईस्वी में यह होता है। चलिए जानते हैं अपने पांचवें मंगोल आक्रमण और छठे मंगोल आक्रमण के बारे में। दोस्तों, इसके बाद जो अगला मंगोल आक्रमण होता है, यानी पांचवा मंगोल आक्रमण होता है, वो होता है 1305 में अली बेग तरतक एवं तरगी बेग के बीच, जो कि मंगोल के सेनापति थे। ठीक है दोस्तों, इन तीनों ने मंगोल की सेना का कमांड लिया। वहीं जो दिल्ली सल्तनत की कमांड थी वो मलिक नायक के मध्य होता है और इसमें भी मलिक नायक जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मंगोल के जो नेतृत्व कर रहा था वो अली बेग तरतक एवं तरगी बेग कर रहे थे। वहीं दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व कर रहे थे मलिक नायक, जिसमें मलिक नायक की जीत होती है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की जीत होती है। इसके बाद अंतिम मंगोल आक्रमण के बारे में जाने तो छठा मंगोल आक्रमण होता है 1306 में कुबुक जो कि मंगोल का नेतृत्व कर रहा था, वहीं मलिक काफूर के बीच होता है। ठीक है, मलिक काफूर और कुबुक के बीच होता है, जिसमें मलिक काफूर जीत जाता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक सेनापति होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह कब होता है छठा और अंतिम? तो 1306 ईस्वी में होता है कुबुक और मलिक काफूर के मध्य। ठीक है, तो यह हो गए मंगोल आक्रमण। तो मुख्य 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ है दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में, जिसके 6 के 6 जो जीते हैं वो जीते हैं दिल्ली सल्तनत ने ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे जानते हैं और क्या कहते हैं और अलाउद्दीन का इतिहास वो जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हुए विद्रोहों के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ मुख्य 3 विद्रोह होते हैं, जिसमें अंकत खां का विद्रोह होता है, वहीं दूसरा उमर खां एवं मंगू का विद्रोह होता है और तीसरा हाजी मौला का विद्रोह होता है। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ मुख्य 3 विद्रोह होते हैं, परंतु वह इन विद्रोहों को दबा देता है। ठीक है दोस्तों, यह विद्रोह तो उसके खिलाफ होते हैं परंतु वह इन विद्रोहों को दबा देता है और उसके बाद वह अध्यादेश पारित करता है। मुख्य 4 अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी पारित करता है, जिसमें वो पहले मजबूत गुप्तचर व्यवस्था बनाता है, जिसके लिए वो बारीद और मुहैया यानी कि जासूस कराता है। ठीक है, बारीद तथा मुहैया जासूसों को नियुक्त करता है, स्ट्रॉन्ग जासूसों को। इसके बाद वो शराब व भांग जैसी नशीले पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगाता है और अमीरों के मेलजोल पर भी रोक लगा देता है। ठीक है दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं, यानी कि अमीर एक ग्रुप था। ठीक है, अमीर ग्रुप था, तो उसमें जो भी पारंपरिक शादी ब्याह होते थे तो वहां पर वो अपना लोगों को बुलाते थे, मेल मिलाप करते थे, जिस कारण उसे लगता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि यह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस कारण विद्रोह हो रहे हैं, तो वो अमीरों के पारंपरिक मेलजोल पर भी रोक लगा देता है। इसके बाद वो अनुदान में दी गई भूमि को भी वापस ले लेता है और जिसके पास अधिक भूमि थी उन पर अधिक कर लगा देता है। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश द्वारा जो भी उसके शासनकाल में काम करते थे तो उन्हें सैलरी की जगह पर वो जमीन दे देता था, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था वो उन पर कर लगा देता है और अनुदान
में जो भी भूमि दी गई थी उसे वापस अपने राज में मिला लेता है। तो यह विद्रोह था। उसके बाद लिए 3 विद्रोह हुए, अंकत खां का विद्रोह, उमर खां एवं मंगू का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह, जिसे वो दबा देता है, परंतु यहां से वो सीख लेकर कुछ अध्यादेश पारित करता है, जिसके बाद उसकी जो शासन व्यवस्था होती है उसे और मजबूती मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और आगे क्या कहता है इतिहास यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अभियान भी चलाए गए थे, जहां उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियान चलाए। तो इसका जो तथ्य कहता है वो कहता है कि उत्तर भारत में जीते हुए क्षेत्रों को उसने अपनी सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। वहीं दक्षिण भारत में जीते हुए क्षेत्रों को उसने अपनी सल्तनत में तो नहीं मिलाया, परंतु वहां के राजाओं को अपने अधीन कर कर उन्हें एक सैलरी यानी कि पेंशन बेस पर रख लिया था। ठीक है दोस्तों, अब वहां के राजा उसके अधीन ही काम करते थे। तो चले जानते पहले उत्तर भारत से जीते हुए क्षेत्र और उत्तर भारत का उसका अभियान। दोस्तों, उत्तर भारत के अभियान के अभियान के बारे में बात करें तो यहां उसने मुख्य 4 अभियान किए थे। जहां गुजरात विजय की थी, जो कि 1299 में कर्ण वघेला के विरुद्ध की, लेकिन कर्ण वघेला जो था वो भागकर चले गया था। ठीक है दोस्तों, कर्ण वघेला यहां से भागकर चले गया था, जिस कारण उसने इसे अपने शासन में मिला लिया था। ठीक है, वहीं इसका दूसरा युद्ध था रणथंभौर विजय, जो कि इसने 1300 ईस्वी और 1301 ईस्वी में की, जब वहां का शासक हमीर देव था। ठीक है दोस्तों, तो हमीर देव को हराकर इसने रणथंभौर विजय किया। उसके बाद चित्तौड़ विजय किया, जब वहां का शासक रतन सिंह था। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ विजय इसने पद्मावती के कहने पर किया था, परंतु जब इसने यहां विजय किया तो पद्मावती वहां की जो औरतें थी उनके साथ ही अग्निदाह कर लिया था। ठीक है दोस्तों, वो अग्नि में समा गई थी। तो यह विजय इसकी चित्तौड़ विजय थी 1303 ईस्वी में। इसके बाद इसने मालवा विजय किया, जो कि 1305 में महलक देव के खिलाफ हुआ था। ठीक है, 1305 में महलक देव के खिलाफ हुआ था इसका मालवा विजय, और यहां से जीते हुए इसने सभी क्षेत्र अपने सल्तनत में यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिला लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर भारत में मुख्य 4 अभियान चलाए। गुजरात विजय किया, रणथंभौर विजय किया, चित्तौड़ विजय किया, मालवा विजय किया। गुजरात 1299 में हुआ, रणथंभौर 1300 और 1301 ईस्वी में हुआ, वहीं चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में हुआ, वहीं मालवा विजय 1305 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए जानते हैं अब इसके दक्षिण भारत के अभियान के बारे में। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के बारे में बात करें तो यहां भी इसने 4 अभियान चलाए, जहां इसका पहला अभियान था देवगिरी अभियान। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत ने, जब वहां का शासक रामचंद्र था। ठीक है, यहां का शासक था रामचंद्र। वहीं इस आक्रमण के बाद रामचंद्र को दिल्ली भेज दिया गया, जहां उसने 6 महीने का वक्त बिताया। ठीक है दोस्तों, यहां उसने 6 महीने बिताए, और इसके बाद रामचंद्र ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से करा दी, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और राय राया की उपाधि भी दी। ठीक है दोस्तों, देवगिरी का आक्रमण 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। वहीं यहां का राजा रामचंद्र देव था, जो कि आक्रमण के बाद जिसे दिल्ली भेज दिया गया था, जहां वो 6 महीने रुका, और 6 महीने रुकने के बाद उसने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से करा दी, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और साथ में राय राया की उपाधि भी दी थी। ठीक है दोस्तों, तो यह था देवगिरी आक्रमण। तो चलिए जानते हैं इसके बाद कौन कौन से आक्रमण किए अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, इसके बाद उसने तेलंगाना अभियान चलाया, जो कि 1309 से 1310 ईस्वी के बीच हुआ, जिसमें प्रताप रुद्रदेव द्वितीय वहां का शासक था। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना अभियान कब चलाया था? 1309 से 1310 ईस्वी के बीच चलाया, जब वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। उसके बाद उसने होयसल आक्रमण किया, जो कि 1311 ईस्वी में हुआ। तब यहाँ का होयसल का शासक था बल्लाल देव तृतीय। ठीक है दोस्तों, यहाँ का शासक कौन था? तो बल्लाल देव तृतीय। और यह अभियान कब हुआ था? 1311 ईस्वी में यह अभियान हुआ था। इसके बाद इसने अंतिम दक्षिण भारत अभियान चलाया, पांड्या राज्य आक्रमण। ठीक है दोस्तों, पांड्या राज्य आक्रमण 1311 ईस्वी में वीर पांड्या के खिलाफ हुआ था। ठीक है दोस्तों, वीर पांड्या के खिलाफ हुआ था, परंतु एक यही ऐसा शासक था जिसने जो दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत के जो काफूर मलिक था वो यहां से काफी धन लूट कर ले गया था, परंतु इसने दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी तीनों ने दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो यह था दक्षिण भारत अभियान।
दोस्तों इसके बाद खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण सिद्धांत भी लाया गया, क्योंकि वो चाहता था कि उसके पास तो बहुत बड़ी सेना थी, तो सेनाओं के लिए जो भी उनकी इंपॉर्टेंट चीज है उनके मूल्यों पर ज्यादा वृद्धि ना आए, क्योंकि अगर ज्यादा वृद्धि आएगी तो उसे ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। तो जिस कारण उसने बाजार नियंत्रण के लिए मुख्य दो सिद्धांत निकाले थे, जिसमें पहला सिद्धांत था उत्पादन लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य तय किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर उत्पादन अधिक हो रहा है तो वस्तु का मूल्य कम होगा, वहीं उत्पादन कम हो रहा है तो वस्तु का मूल्य अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्पादन के आधार पर ही वस्तु का मूल्य तय किया जाना था। इसके अलावा बाजार में आम जरूरतों की वस्तुओं की कमी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, अगर आम सेना की जरूरत है, ठीक है, जो चीज सेना को चाहिए तो उस वो वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए वहां, वो भी कम प्राइस में। ठीक है दोस्तों, तो यह थे इसके मुख्य दो सिद्धांत। अब जान लेते हैं इसने बाजार नियंत्रण के लिए कौन कौन से नियम बनाए थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार के लिए 4 प्रकार के बाजार बनाए थे। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा जो बाजार में सामान मिलता है उसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई, जिसमें पहला था मूल्य निर्धारण। ठीक है दोस्तों, किसी भी वस्तु का मूल्य तब निर्धारित होगा जब वस्तु जिस प्रकार से आएगी, अगर वस्तु अधिक आ रही है तो उसका मूल्य कम होगा, और अगर कम आ रही है तो उसका मूल्य फिर मिलजुल कर तय होगा, जिसके लिए इसने सहना ए मंडी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और सहना ए मंडी क्या काम करता था, तो यह जमाखोरों के लिए बहुत कड़ा निर्णय लेता था। ठीक है दोस्तों, यहां कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता था, जिस कारण इसने सहना ए मंडी की स्थापना की थी। इसके बाद इसने दूसरा बाजार बनाया था सराय अदल। ठीक है, सराय अदल के अनुसार यह एक सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ के लोगों को सामान दिया जाता था वो आधा रेट तो सरकार पे करती थी, वहीं आधा रेट जो सामान ले रहा है वो पे करता था। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें जो चीजें मिलती थी वो मिलती थी कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, जो भी रेगुलर सामान होता है वो मिलता था, जैसे कपड़े मिलते थे, मेवे मिलते थे, जड़ी बूटी, घी, चीनी इत्यादि यहां पर मिला करता था। उसके बाद इसने दूसरा बाजार बनाया था घोड़े, दासों एवं मवेशियों का बाजार। ठीक है दोस्तों, इसे इसने 2 भागों में बांटा था, वहीं किस्म के अनुसार मूल्यों का निर्धारण होगा। ठीक है दोस्तों, इनके लिए जो भी सामान होगा वो किस्म, यानी कि अगर इन्हें जिस प्रकार का सामान चाहिए होगा उस प्रकार के सामान से इनका मूल्य तय होगा। वहीं इसके अलावा इसने इसमें दलालों पर भी कठोर नियंत्रण किया था। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी बीच में दलाली कर रहा है, ठीक है, अगर सामान वहां से फैक्ट्री से आ रहा है 10 रुपए का, यहाँ पर दलाल उसमें 10 रुपए एक्स्ट्रा खा रहा है, तो उनके लिए भी इनने बड़े तगड़े नियम बनाए थे। ठीक है दोस्तों, तो उनको भी रिजनेबल प्राइस में सामान बेचना होता था। ठीक है, ताकि उन्हें भी फायदा हो, ग्राहक को भी फायदा हो और कंपनी को भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसने चौथा जो नियम बनाया था, बाजार बनाया था, वो बनाया था सामान बाजार। ठीक है दोस्तों, सामान्य बाजार में क्या आता था, इस बाजार में सब्जी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि बिकते थे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मिट्टी के बर्तन रॉ मटेरियल से बनने वाले, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो चीजें यहाँ पर बिकती है। जैसे जो सब्जी होती है वो खेत में उगती है, डायरेक्ट किसान से बेचने वाले के पास आती है, फिर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो सब्जी और मिट्टी इत्यादि के चीजें बेचता था, मिट्टी के बर्तन इत्यादि चीजें। ठीक है दोस्तों, तो यह था इसका बाजार नियंत्रण के नियम। दोस्तों इसके बाद खिलजी द्वारा निर्माण कार्य भी किए गए, जहां उसने अलाही दरवाजा बनाया जो कि दिल्ली में स्थित है, जो कि 1311 ईस्वी में बनाया गया था अलाही दरवाजा। इसके बाद इसने सीरी का किला बनाया, जो कि जो भी दिल्ली में है, यह 1303 ईस्वी में इसने सीरी का किला बनाया था, जब इसने अपनी राजधानी को सीरी में स्थानांतरित किया था दिल्ली से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसने हज्जाज सभा का महल भी बनाया। ठीक है, हज्जाज सभा का महल दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यह थे इसके निर्माण कार्य। और इसके बाद इसकी 5 जनवरी 1316 में दिल्ली में मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको अलाउद्दीन खिलजी अच्छे समझ आ गया होगा। अच्छे समझ आया लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें।